जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और वो पार्ट को देखिए, ताकि आप लोग एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से पढ़ सकें। जैसे मान के चलिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, तो आगे जितना रासायनिक समीकरण आएगा तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगर ये पहले आप लोग जान चुके होते तो बताना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए संतुलित राशि, तो कुछ कुछ वर्ड ऐसा आएगा जिससे आप लोग अगर पहले पढ़ चुके होंगे तो फिर समझने में आगे का सब बात आसानी होगा। तो यहाँ देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अगर आप लोग पहले जानेंगे रासायनिक समीकरण होता क्या है और उसके बाद संतुलित समीकरण क्या होता है, तब ना ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आता है। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखे। जैसे यहाँ देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, संकेत एवं सूत्र के रूप में लिखा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। असंतुलित किसको कहते हैं, तो संतुलित जब अभिक्रिया के दोनों ओर, ये समीकरण है, जब समीकरण के दोनों ओर देखिए, एक ओर इधर है एक और इधर है, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तब बोलेंगे संतुलित है, बराबर होना चाहिए। एक है सोडियम, तो सोडियम इधर भी एक है, क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, बराबर है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। ध्यान रहे कि आगे में जो संख्या लगा रहता है वो सभी के साथ गुना होता है। इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन, आगे वाला संख्या सभी के साथ गुना होता है। तो ये देखिए, इसी को हम लोग बराबर क्यों रखते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन इधर एक एक है, इधर भी एक एक है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 है। ये बराबर होता क्यों या रखते क्यों हैं, तो देखिए, तो वही क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता क्या है, तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो बनता है न ही खत्म होता है। अतः द्रव्यमान संरक्षण नियम को बनाए रखने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम को बनाए रखने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसका पालन करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। ध्यान रहे, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। ये देखिए, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर, हाइड्रोजन 4 है इधर, तो इधर भी 4 है हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, 2 एक कम 2। इधर देखिए, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। ये हो गया संतुलित। जैसे ऐसे लिख देते H2 प्लस O2, क्या बनता, H2O, जल बनता ना, क्या ये संतुलित है। हाइड्रोजन 2 है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर भी 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, संतुलित नहीं है। तो इसी को तो संतुलित करना इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ तक हो चुका था, इस वीडियो में हम लोग संतुलित करना ही सीखेंगे। देखिए, संतुलित किस विधि से करेंगे, तो संतुलित करने के लिए एक विधि है जिसका नाम है अनुमान द्वारा संतुलन विधि। यहाँ पे संतुलित करने के लिए कौन सी विधि दिया गया, अनुमान द्वारा संतुलन विधि। अनुमान लगा के संतुलित करना, इंग्लिश में बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, तो हीट एंड ट्रायल विधि से यहाँ पे संतुलित करना सीखेंगे अनुमान। तो संतुलित कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले जिस तत्व का परमाणु अधिक मात्रा में होगा पहले उसे संतुलित करेंगे। जो तत्व अधिक मात्रा में होगा पहले उसे संतुलित करेंगे, फिर उसके बाद वाला परमाणु को। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछेगा, समीकरण इतना को संतुलित करें, इतना को संतुलित करें, नाम भी दे सकता है, समीकरण इतना को हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करें, या समीकरण इतना को अनुमान द्वारा संतुलन विधि से संतुलित करें। तो देखिए, जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, H2 प्लस O2 H2O दिया है। अब इधर देखिए,
क्या कौन कौन सा तत्व है वो तत्व का नाम लिखेंगे। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। LHS के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, उसके बाद RHS के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिए। उसके बाद देखिए LHS में कितना हाइड्रोजन है, LHS में 2 हाइड्रोजन है, लिख दिया 2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी लिख दिया 2। अब ई बगल आते हैं, हाइड्रोजन कितना ई बगल, तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना ई बगल, तो ऑक्सीजन 1 है। देखिए हाइड्रोजन संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित नहीं, तो ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2 है, तो 2 ये बगल गुना कर दे। ध्यान रहे यहाँ पे नहीं लगा सकते, जब भी संतुलित करेंगे तो संख्या आगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो संख्या आगे लगाया जाता ना कि नीचे। तो अगर यहाँ पे 2 दे दे तो ऑक्सीजन तो हो गया बराबर, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो इधर भी 4 पुराना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से अगर गुना कर दे तो हो गया संतुलित। बस ऐसे ही सोच के संतुलित कर देना है। इस अब संतुलित देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, हो गया। ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 इधर भी है। तो चलिए यही चीज़ को लिखिए नीचे। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, तो 2 इसमें गुना कर दिए। जैसे इसमें 2 गुना किए तो हाइड्रोजन हो गया 4, तो 2 से इधर भी गुना कर दिए। अब देखिए लिखते हैं फिर एक भी बार तत्व लिखेंगे। तत्व में कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये बगल हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, लिख दिए। ये बगल कितना, तो ये बगल भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, लिख दिए। ऑक्सीजन ये बगल है 2 और ये बगल भी 2, एक कम 2 है 2। तो यही हमारा हो गया उत्तर। इसी को नीचे लिख दिए हैं, देखिए लिखे ना, सेम यही चीज़ है। यही चीज़ को नीचे लिख के घेर के यहाँ पे बगल में लिख दें उत्तर। ये हमारा हो गया उत्तर। चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, Mg + HCl क्या बना, MgCl2 + H2। अब हल्का आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे H है 1 ठो, यहाँ पे 2 को कैसे आया, यहाँ पे क्लोरीन है 1 ठो, तो यहाँ पे 2 को कैसे आया। जब इधर भी होगा 2 तब ना आया होगा, इसीलिए संतुलित किया जाता है, अलग से कुछ भी आता नहीं है। तो देखिए पहले तत्व लिखेंगे, उसके बाद इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो कौन कौन सा तत्व है, ये Mg है, H है हाइड्रोजन और ये Cl है क्लोरीन। तो देखिए इधर मैग्नीशियम कितना है, LHS में 1 ठो मैग्नीशियम है, लिख दिए। हाइड्रोजन भी 1 ठो है, क्लोरीन भी 1 ठो है, सब लिख दिए। अब चलिए RHS आता है, ई बगल मैग्नीशियम कितना है, 1 ठो है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, पहले हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2 है, लिख दिए। क्लोरीन भी 2 है, ये दोनों को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम तो संतुलित है, दोनों बराबर है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 2 है इधर भी 2 होना चाहिए। क्लोरीन इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए। तो अगर ध्यान दीजिए इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे 2 से गुना कर दे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, बैलेंस हो गया ना। बस ऐसे ही सोच के करना है। तो चलिए वहाँ पे आगे में अब 2 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम को रहने दिए वैसे, सिर्फ 2 से गुना कर दिए तो बराबर हो गया अपने आप। देखिए मैग्नीशियम 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन भी 2, आगे वाला संख्या सभी के साथ गुना होता है, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2। अब इसी को फिर से एक बार दिखा देंगे कि हाँ बराबर है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना है। अब तक देखिए मैग्नीशियम था, हाइड्रोजन क्लोरीन है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोरीन लिख दिया। अब देखिए मैग्नीशियम कितना है, इधर 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है। अभी बगल आते हैं, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पे लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है 2 है, सब बराबर, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, तो संतुलित। ये हमारा हो गया उत्तर। अब इसी को एक बार नीचे लिख के उत्तर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ठीक रहता है। देखिए अतः उसी चीज़ को नीचे लिख के घेर दिए और आंसर। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बनाना है। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, AlCl3 + CaOH का होल 2, इधर AlOH का होल 3 और CaCl2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, OH का होल 2 इधर कितना है 2 गो है, इधर कितना OH इधर 3 गो है, क्लोरीन इधर 2 गो है, इधर 3 गो हो गया। कैसे होता है ये सब अलग से कुछ भी नहीं होता, पहले से ही होता है। बस
जो सूत्र होता है उसको लिख देते हैं, बाकी सबको गायब कर देते हैं। संख्या होता है ना उसी। देखिए पहले लिखिए तत्व, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। अब तत्व का नाम लिखिए Al एल्यूमिनियम, Cl क्लोरीन, Ca कैल्शियम, OH डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, क्योंकि इधर भी OH है इधर भी OH है ना, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए। तो अब Al इधर पहले लिखते हैं, Al कितना इधर 1 है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन कितना 3 है, लिख दिए। Ca कितना है 1 है, लिख दिया, ठीक है। OH कितना है तो 2 है ना, 2 लिख दिए। अब इब गलाते हैं, एल्यूमिनियम कितना 1 है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम 1 है, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद OH का होल 3, OH कितना इधर 3 है, लिख दिया, ठीक है। अब इधर देखिए क्या क्या बराबर है, एल्यूमिनियम बराबर है, कैल्शियम बराबर है, तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कौन है यहाँ पे, क्लोरीन 3 को है और OH 3 को, तो किसी को भी पहले संतुलित कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है ना, किसी को भी। देखिए ये क्लोरीन यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसका 2 इसमें गुना और इसका 3 इसमें गुना कर दिए, तो 3 दूनी 6 को क्लोरीन हुआ, 3 दूनी 6 को क्लोरीन हुआ बराबर। अब सेम काम यहाँ भी यहीं पे करेंगे, यहाँ पे OH को संतुलित करना, तो इसका 2 इसमें गुना करेंगे और इसका 3 इसमें गुना करेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 को OH हो गया, 3 दूनी 6 को OH। अब एल्यूमिनियम देखिए, इधर 2 को एल्यूमिनियम हो गया, इधर भी 2 को एल्यूमिनियम। यहाँ पे देखिए कैल्शियम 3 को है, तो इधर भी 3 को कैल्शियम। इस तरह से हो जाता संतुलित। तो चलिए सेम अब वही काम करेंगे, लेकिन AlCl3 है, पहले OH वाला को संतुलित करते हैं। तो इसका 3 इसमें गुना किए और इसका 2 इसमें गुना किए, ठीक है। अब चलिए अब क्लोरीन को संतुलित करते हैं, तो इसका 3 इसमें करेंगे गुना और इसका 2 इसमें करेंगे गुना, ला दिए 2, इसका 2 उठ के यहाँ पे आया और इसका 3 उठ के यहाँ पे चले गया। तो अब इसी चीज़ को लिखेंगे एक बार और। तत्व कौन कौन सा तत्व है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, उसके OH है, लिख दिए। अब ई बगल कितना है एल्यूमिनियम, 2 को एल्यूमिनियम है, क्लोरीन कितना 3 दूनी 6 है, ध्यान रखिए गुना करना है। उसके कैल्शियम कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी 6 को OH है, ठीक है। उसके बाद अब ई बगल आते हैं, एल्यूमिनियम कितना है तो 2 है, लिख दिए। उसके बाद OH 3 दूनी 6 को है, यहाँ OH यहाँ पे 6 को लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम 3 को है, तो कैल्शियम के सामने 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन 3 दूनी 6, तो क्लोरीन के सामने 6। देखिए सब बराबर है, एल्यूमिनियम भी 2-2, क्लोरीन भी 6-6 है, कैल्शियम 3-3, OH 6-6 बराबर है ना। बस ऐसे ही बराबर करना सोच के, तो इसी को लिख दिए। अब उत्तर नीचे में ऐसे, ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अब बस ऐसे करना है, देखिए लिखना है वैसे ही। अब फिलहाल के लिए ऐसे लिखे हैं, देखिए Fe + H2O क्या बना, Fe3O का O4 + H2। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा O दिख रहा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, इधर ऑक्सीजन है 1, इधर है ऑक्सीजन 4, तो इसका 4 इसमें गुना कर देना। ध्यान रहे जो नीचे में रहेगा वही इधर से उधर गुना करते हैं, ठीक ना। तो इसका 4 इसमें गुना कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया संतुलित, हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, इधर 2 है तो इस 4 यहाँ भी लगा देंगे, हाइड्रोजन भी संतुलित। अब देखिए फेरस कितना है, लोहा 3 को है, इसका 3 यहाँ पे लगा दीजिए, हो गया संतुलित, सभी बराबर, ठीक है। तो देखिए अब दिया है, ये दिया हुआ था, सबसे पहले दिया है लिखना ज़रूरी होता है। तो देखिए इसका 4 इसमें गुना किए कर दिए, और ये हाइड्रोजन 8 हो गया, तो ये 4 हाइड्रोजन के बगल में भी लगाना है, तो हाइड्रोजन के बगल में भी लगा दिए। ये 3 है तो इसका 3 इसमें गुना कर दिया, तो हो गया संतुलित। देखिए 3 को फेरस, इधर भी 3 को, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो, तो 8 गो, ऑक्सीजन 4 एकम 4, तो 4 गो ऑक्सीजन यहाँ भी, ये हुआ संतुलित। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये सब आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक, कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जो छूटा होगा लिखते लिखते याद हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे इसको देखिए, KClO3 है, क्या बना KCl + O2। तो यहाँ जो सबसे अधिक मात्रा में होता है पहले उसको संतुलित करेंगे,
ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इसका 2 इसमें और इसका 3 इसमें गुना कर दिए, ऑक्सीजन संतुलित हुआ, हो गया। अब देखिए KCl जो है ना 2 हो गया इधर, तो इधर भी 2 लगा दिए, 2 KCl। ऐसे करके सोचना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले दिया उसी चीज़ को नीचे लिखें समीकरण को, तो इसका 3 इसमें गुना किए और इसका 2 इसमें गुना किए, 3 इसमें यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, कितना हो गया। जैसे 2 यहाँ लाए तो K भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो इसमें भी 2 गुना कर दिया, तो हो गया संतुलित। अब देखिए इधर K कितना 2 K है, 2 K इधर भी है, क्लोरीन कितना 2 है, तो इधर भी 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, संतुलित। तो यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है Al प्लस H2SO4 क्या बना, Al2SO4 का होल 3 प्लस H2 ये बना। तो देखिए अब इसमें संतुलित सबसे पहले दिया है, ये चीज़ दिया हुआ तो इसको नीचे लिख लिए, चलिए उसको नीचे लिख लिए। अब देखिए सबसे अधिक मात्रा में क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, तो पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। अच्छा SO4 को एक ही मान लेते, ठीक, क्योंकि इधर भी SO4 है, ऐसे में आसान होता है। देखिए SO4 इधर कितना है 3 है, इधर कितना है SO4, तो एक ही है, एक तो SO4 है, तो इसका 3 आगे गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका 3 यहाँ पे कर दिए गुना, ठीक है। अब देखिए जैसे 3 इसमें गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 3 को हाइड्रोजन के बगल में भी लगा दिए, हो गया बराबर। एल्यूमिनियम इधर 2 है, तो इसका 2 इसमें गुना कर दिए, इसमें 1 है, तो 1 गुना करे चाहे नहीं करे फर्क नहीं पड़ता। अब संतुलित हुआ, तो देखिए क्या किए, ये 3 को यहाँ गुना किए, यही चीज़ लिखे हैं 3, ये 3 आया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 3 लगाने से हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया 3 को, तो यही 3 को हाइड्रोजन के बगल में भी लगा दिए, ठीक। उसके बाद एल्यूमिनियम इधर 2 था, इधर 1 है, तो ये 2 को इधर भी गुना करना पड़ेगा, तब हो गया आप संतुलित। देखिए एल्यूमिनियम कितना है 2 इधर भी 2, हाइड्रोजन कितना है 3 दूनी 6, इधर भी 6, SO4 कितना है 3, तो इधर भी 3। ध्यान रहे जब भी संतुलित करेंगे तो संख्या को आगे लगाएंगे, नीचे नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कर सकते 3 मेरा मन है यहाँ पे लगा दिया, नहीं, जब भी लगाना है आगे लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए अगला क्या है, अगला और एग्जाम्पल, इतना एग्जाम्पल तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, CaOH का होल 2 प्लस HNO3 क्या बना, CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। देखिए यहाँ पे NO3 एक ही है, तो NO3 को एक ही मानेंगे, तो यहाँ आप देखना है। देखिए यहाँ पे NO3 क्या है 2 है, और इधर NO3 क्या है, देखिए NO3 एक ही है, ठीक, तो NO3 2 है, तो ये 2 इसका बगल में गुना कर दिए, कर सकते हैं, चलिए कर दिए। यहाँ पे किए, सबसे पहले ये तो दिया हुआ था, दिया हुआ है, तो ये 2 को NO3 के बगल में गुना कर दिया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 2 है, चलिए ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कैल्शियम तो बराबर है, ऑक्सीजन देखना, अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन को भी संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते, यहाँ पे अगर 2 लगा दे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, अगर यहाँ पे 2 लगा दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो गया। इसका 2 देखिए यहाँ पे गुना कर दिए, ये ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। उसके बाद देखिए बाकी सब संतुलित ही है। कैल्शियम कितना इधर 1 है, तो इधर भी कैल्शियम 1 है, देखिए एक कैल्शियम संतुलित है। OH का होल 2, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना, इधर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 एक कम 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। NO3 2 है, तो NO3 इधर भी देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, 2, अब हो गया संतुलित। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
देखिए एग्जाम्पल है Al प्लस CuCl2 क्या बना AlCl3 प्लस Cu अलग। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको फिर से लिखेंगे, दिया है करके लिख लिए नीचे। अब देखिए इसको संतुलित कैसे करना, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या है क्लोरीन, तो सबसे पहले क्लोरीन को संतुलित करेंगे। तो क्लोरीन को संतुलित करने के लिए इसका 3 इस यहाँ पे गुना और इसका 2 यहाँ पे गुना, ठीक है। क्लोरीन तो हो गया संतुलित, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कॉपर कितना हो गया, 3 को कॉपर हो गया तो 3 यहाँ पे लगा देंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया संतुलित। अब ये संतुलित हो गया। बस देखिए एक ही लाइन में उत्तर आ जाता है, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 देखिए, यही 3 लिखे, सबसे नीचे आते हैं, ये 2 लिखे और ये 3 यहाँ पे है, ये 2 है 2, ये 3, यही हमारा हो गया उत्तर। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को लिखें। रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या सूचना प्राप्त होता है, तो देखिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखें, इससे हमें क्या सूचना प्राप्त होता है। देखिए इससे यह सूचना प्राप्त होता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है। देखिए कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण हुआ है, NH3 अमोनिया का निर्माण हुआ है। पहला ये कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जाता है। देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद बोलते हैं। इससे देखिए जो संख्या आगे में लगा रहा था उसको आयतन बोलते हैं, आयतन या मोल, आयतन या मोल भी बोलते हैं, मोल। अगर यहाँ पे पूछे हाइड्रोजन का आयतन कितना है, हाइड्रोजन का आयतन तो 3, H2 का आयतन 3 है। अब नाइट्रोजन का आयतन कितना है तो 1, कुछ नहीं तो 1। अमोनिया का आयतन कितना है तो 2। अगर मोल भी बोले हाइड्रोजन का मोल कितना है 3, N2 का मोल, नाइट्रोजन का मोल कितना 1, आगे में जो संख्या रहता है उसी को आयतन या मोल बोलते हैं। तो इससे हमें आयतन की भी जानकारी प्राप्त होती है और मोल की भी जानकारी प्राप्त होती है ना। तो ये सभी का जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए इसी को लिख दिए हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले पहला क्या है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। अभिकारक और प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी दिया था। उसके बाद अगला देखिए, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों की भी जानकारी देता है। कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी देता है। उसके बाद देखिए, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात भी बताता है, द्रव्यमान। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे, अब मान के चलिए बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन नहीं पता चल रहा है। हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का 2 अणु लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु से क्या बनता है, जल, ऐसे होता है। तो ये सब रासायनिक समीकरण के द्वारा ही पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जल बनता है H2O। ये सिर्फ सूत्र से ही पता चलता है कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन। तो देखिए ये अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है और द्रव्यमानों के अनुपात को भी जानकारी देता है। उसके बाद यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आयतन की भी जानकारी देता है, आयतन की भी जानकारी देता है। ये 5 जानकारी है, इसे आप लोग नोट कीजिए और नोट करके 1-2 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है, तो लाभ भी कुछ होगा ना, फ़ायदा कोई लाभ बोलते हैं। तो इसका लाभ क्या है, तो देखिए रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित लाभ है। जैसे एक एग्जांपल लिख दिए, ठीक है, देखिए कितना छोटा में आया। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। देखिए समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। अगर इसी को हिंदी में लिखते हैं, सोडियम लिखते, सोडियम प्लस क्लोरीन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लोरीन, देखिए क्लोरीन लिखते हैं, फिर लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, लंबा चले जाता है, एक लाइन का कम से कम आता। तो देखिए और पन्ना भी ज़्यादा खर्चा होता है, टाइम भी बर्बाद होता है। तो इतना चीज़ को देखना नहीं। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में पहले निरूपण आसान होता है, हाँ, उसके बाद इससे समय की बचत होती है, टाइम बचता हम लोग का, तथा लिखने के लिए कागज़ पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। लिखने के लिए भी कम जगह में अब लिख देंगे। तो पहला फ़ायदा ये हुआ
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है तथा कागज़ पर लिखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, कम में जगह में लिख देते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा उपयोग क्या है, लाभ। देखिए, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। ये दो लिखे, ठीक ठीक की जा सकती है। यानी कि हमको मान के चलिए जल बनाना है H2O, तो इसमें कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाता है। अगर हमको जल का 2 अणु चाहिए तो इधर भी हाइड्रोजन H2 2 गो लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन 2 गो लेना पड़ेगा, तो जल का 2 अणु बना। तो इस तरह से तो किसी रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। कितना प्रतिफल बनेगा और कितना, मान के लिए इतना प्रतिफल बनाना है तो कितना अभिकारक चाहिए, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है समीकरण से। अब देखिए, ये खास है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग किया जाता है। पूरा दुनिया में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है, इसलिए वैज्ञानिकों को समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। जैसे H2O लिख दिए तो दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, इसका मतलब जल ही होता है। इसीलिए जैसे पानी बोले, चीन में जाके पानी बोल दिए तो नहीं समझेगा पानी किसको कहता है। अगर H2O बोल दिए तो समझ जाएगा पानी को बोल रहा है। तो दुनिया में जाने के बाद अगर दूसरा देश जा रहे हैं, अगर भाषा नहीं आता है और हमको पानी पीना है तो H2O बोल के देख सकते हैं। हो सकता है अगर पढ़ा लिखा हो आदमी तो समझ जाएगा, हाँ पानी मांग रहा, पानी, नहीं तो बच्चा तो मरिया जाएगा पानी के बिना। तो H2 बोल के देखना है अगर नया जगह जाएंगे तो। अब देखिए अगला है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। सीमाएं यानी कि दोष। सीमाएं का मतलब क्या होता है, दोष। कौन कौन सा जानकारी नहीं देता है, यानी कि रासायनिक समीकरण से कोई किस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित सीमाएं, जैसे एक समीकरण लिख दिए। अब देखिए सीमाएं, पहला, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। भौतिक अवस्था का मतलब हुआ कि वह ठोस है, द्रव है या गैस है। रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलेगा। मान लो हाइड्रोजन, अभी हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस है, तभी ना ऑक्सीजन भी गैस है। अगर मान के चलिए सिर्फ समीकरण लिखा हुआ है तो इससे हम ये नहीं बता सकते ये किस अवस्था में, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये नहीं बता सकते। जैसे ये जल है, लिक्विड है, ये गैस है और ये भी गैस है, तो इसकी जानकारी समीकरण से हमें प्राप्त नहीं होता है कि किस अवस्था में है। उसके बाद दूसरा देखिए, रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा लिया जाता है। ऊष्मा देंगे तभी अभिक्रिया होगा, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा खुद ब खुद निकलती है। तो इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। अगर आप देखिए तीसरा, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में भी कोई जानकारी नहीं देता है कि कितना जल्दी अभिक्रिया हो रहा है, ये अभिक्रिया तुरंत हुआ है या इसको होने में कितना समय लगा, ये इसकी जानकारी नहीं देता। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, जल बनता है, तो कितना समय में बना होगा नहीं पता, समीकरण को देख के नहीं बता सकते, इसकी भी जानकारी नहीं देता है। उसके बाद अगला देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है विस्फोट के साथ होती है। विस्फोट यानी कि ब्लास्ट के साथ। कोई रासायनिक अभिक्रिया में ब्लास्ट भी होता है, लेकिन समीकरण से इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। समीकरण देख के नहीं बता सकते ये विस्फोटक है या नहीं। तो इतना देखिए। उसके बाद देखिए, अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाना। अभिक्रिया को और अधिक उपयोगी बनाना ताकि देखने में अच्छा लगे। तो देखिए, इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, जो ठोस पदार्थ होता है उसके बगल में एस लिख देते हैं कोष्ठ में, इस तरह से। जैसे एस से क्या होता है, सॉलिड, तो जो ठोस होगा उसके आगे एस लिखेंगे कोष्ठ में। जो लिक्विड यानी कि द्रव होगा तो एल लिखेंगे, एल से लिक्विड। जो गैस होगा तो गैस के लिए जी देंगे, जी फॉर गैस। और जो जलीय विलयन होगा उसके आगे ए क्यू लगाएंगे, एक्वस। जलीय विलयन के आगे में ए क्यू लगाएंगे। जैसे HCl है जलीय विलयन, तो इसके आगे ही ए क्यू लगाएंगे। HCl जलीय विलयन होता है ना, पानी में घुल गया। उसके बाद अवक्षेप गैस,
गैस की जानकारी के लिए इस ऐसा तीर चिन्ह भी दिया जाता है, क्योंकि गैस ऊपर जाता है ना, गैस उड़ गया, इसका मतलब गैस उड़ गया, ऊपर चले गया। और जो अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब होता है ठोस, जैसे दूध फट गया तो उससे जो अलग होता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, फटान को, पनीर, वो पनीर नीचे बैठ जाता है, ऊपर जाता है कि नीचे बैठता है, नीचे बैठता है ना, तो नीचे के लिए तीर चिन्ह नीचे, यानी कि नीचे बैठ गया। और गैस ऊपर जाता है तो तीर चिन्ह ऊपर। अब देखिए ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस ऊष्मा, देखिए तीर चिन्ह के बाद प्लस ऊष्मा लिखेंगे, अगर तीर चिन्ह से पहले लिखेंगे तो माइनस ऊष्मा। और ऊष्मा शोषी के लिए तीर चिन्ह से पहले प्लस और तीर चिन्ह के बाद माइनस। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है तो आगे में लिखिए गैस कोष्ठ के अंदर। ऑक्सीजन भी गैस है तो कोष्ठ के अंदर गैस डाल दिया, इससे बना जल, एल लिख दिया, लिक्विड। ये समीकरण हुआ पूर्ण समीकरण, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। समीकरण उपयोगी यही हुआ, सबसे अच्छा समीकरण। देखिए जिंक ठोस है, आगे लिख दिए सॉलिड। उसके बाद H2SO4 ये लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ये जलीय विलयन है, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, पानी में घुल जाएगा तो जलीय विलयन, तो आगे AQ लगाएंगे, क्या बना, जिंक सल्फेट। जिंक हाइड्रोजन को भेजा दिया, भगा दिया, तो जिंक सल्फेट ये भी AQ है, जलीय विलयन। उसके बाद हाइड्रोजन अलग हुआ, हाइड्रोजन गैस, आगे लिख दिया गैस। और हाइड्रोजन के आगे में तीर चिन्ह ऐसे भी दे सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना। जैसे इसी चीज़ को फिर से लिखें, जिंक है, आगे में S लिखें, सॉलिड है ना, इसी को AQ। उसके बाद ऐसा बना, सिर्फ हाइड्रोजन के आगे तीर चिन्ह ऊपर कर दिया ना, यानी कि गैस है, उड़ गया, कुछ नहीं कर सकते अब। उसके बाद अगला AgNO3 प्लस HCl, ये दिखा रहे हैं अवक्षेप के लिए, ठीक है। देखिए क्या बना, AgCl, यहाँ से Ag निकला, यहाँ से Cl निकला, तो AgCl। अब देखिए क्या बच गया, H बच गया, NO3, तो HNO3 अलग। AgCl अवक्षेप है तो नीचे बैठा, यहाँ पे सिर्फ अवक्षेप की जानकारी दी है, ठीक। अब देखिए ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, तो देखिए ये कार्बन को जलाइए, कार्बन यानी कि किसी चीज़ को जलाते हैं तो वही था कार्बन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन को जलाते हैं तो CO2 बनता है प्लस ऊष्मा। अब इसी चीज़ को आगे ऊष्मा लिखेंगे तो इसी को अगर ई बगल लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस। ध्यान रखना है, अगर तीर चिन्ह के आगे में प्लस ऊष्मा लिखा हुआ तो ऊष्मा क्षेपी, और तीर चिन्ह के इधर माइनस ऊष्मा लिखा है तो भी ऊष्मा क्षेपी। ऐसे ही ध्यान रखना, एक ही चीज़ याद रखना, प्लस ऊष्मा तीर चिन्ह के बाद इसी को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, ठीक है। ये ऊष्मा क्षेपी है, यानी कि ऊष्मा निकल रहा है। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा होगा ऊष्मा शोषी, N2 प्लस O2 क्या बना, 2NO, माइनस ऊष्मा, ऊष्मा माइनस में चले गया। अगर इसी को इधर लाएंगे तो प्लस ऊष्मा होगा, यानी कि ये ऊष्मा लिया है तब जाके अभिक्रिया हुआ है, तो ये ऊष्मा शोषी होगा। चलिए अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे अनेक प्रकार के होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता है। दो पदार्थ जुड़कर एक ही पदार्थ बनाएगा। संयोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ का निर्माण होता है, कितने पदार्थ का, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा संयोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थ का निर्माण होता है, तो एक ही पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक। तो देखिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ, तत्व भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए नए पदार्थों के गुण मूल पदार्थों के गुण से अलग होते हैं। जो नया पदार्थ बना और जो भाग लिया सभी का गुण अलग अलग होता है। ध्यान रखना अभिक्रिया में जितना भी पदार्थ होता है सबका गुण अलग अलग होता है। तो यह परिभाषा याद रहेगा ना, वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ, देखो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कौन सा जुड़ेगा, तो दो या अधिक पदार्थ ही जुड़ेगा ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें सभी का गुण अलग अलग होता है। जैसे यहाँ देखिए H2 प्लस Cl2, 2HCl बना, दो मिलकर एक ही बनाया, एक ही बनना चाहिए। देखिए इधर भी दो पदार्थ भाग लिया, C प्लस O2, CO2 बना, एक पदार्थ बना। 2H2 प्लस O2 क्या बना, 2H2O, एक ही बना। दो पदार्थ भाग लिया तो 2MgO बना। तो संयोजन अभिक्रिया को जब पहचानना तो इधर देखना एक ही पदार्थ होना चाहिए। जब इधर एक ही पदार्थ होगा तो वह संयोजन होगा। इधर दो या अधिक हो सकता है लेकिन इधर एक ही पदार्थ बनना चाहिए, तो ये होगा कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। ये
एग्जाम्पल को ध्यान रखना, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे दे देगा। मान के ये एग्जाम्पल उठा के दे दिया, पूछा कौन सा अभिक्रिया है, तो देखिए ये जुड़ कर एगो बनाए तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन को संश्लेषण भी बोलते हैं। अब चलिए इसी का जैसे संयोजन का उल्टा होता वियोजन, संयोजन का उल्टा वियोजन, वियोजन में अलग होगा। वियोजन का भी दो नाम है, वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए वो अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े यौगिक, बड़का यौगिक होगा, बड़े यौगिक के अणु टूटकर दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, दो या अधिक यौगिक बनाएगा, तो इसी को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसमें एगो बड़ा यौगिक रहेगा, वो बड़ा यौगिक टूटकर दो या अधिक बनाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वियोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थ का निर्माण होता है, तो अनेक पदार्थ के निर्माण होता है, दो या अधिक, लिख सकते हैं दो या अधिक। अब इसमें भी लिखे देखिए, नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होते हैं, यानी कि सभी का गुण अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, एगो पदार्थ था दूगो बना, जब एगो पदार्थ से दूगो बनेगा तो वियोजन, देखिए ना, बड़का अणु था दूगो बन गया, दूगो छोटका छोटका, तो इसको बोलते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना। CaCO3 क्या है, CaO प्लस CO2। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में देगा ये दे दिया, अब पूछा कौन सा अभिक्रिया, तो लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसमें भी देखो एगो था दूगो बन गया, एगो था दूगो बन गया, तो ये सभी वियोजन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इतना ही था, ये आप लोग देखिए नोट कीजिए। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, तब तक के लिए आप इतना देखिए। इससे बाहर एग्ज़ाम में अगर इस तरह से आप पढ़िएगा तो इससे बाहर एग्ज़ाम में एक भी नहीं जाएगा। अब बाकी चैप्टर ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, तब तक आप इतना देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।